नमो नमः मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि हम लोगों की व्याकरण की कक्षा चल रही थी और व्याकरण की कक्षा में हम लोग द्वितीय विभक्ति के सूत्रों का अध्ययन कर रहे थे। तो मित्रों, जो भी मित्र हमारे लाइव जुड़ते हैं तो उनमें अधिकांशतः मित्रों का मैं बता भी चुकी हूँ। और साथ ही हमारी जो समीम मानव जी हैं वो राजस्थान के झालावाड़ जिले से हैं। तो और भी राजस्थान से हमारे और भी मित्र जुड़ते हैं, उन सभी मित्रों को, साथ ही साथ हमारे जितने मित्र लाइव आते हैं जिनमें विनीता जी, दिव्या जी, समीम मानव, विपुल जी, राही जी, अजय गौड़ हैं, अभिषेक पारासर हैं, सभी मित्र, कृष्णकांत हैं, सभी मित्र कृपया, जितने लोग भी हमारे मित्र लाइव आते हैं वो सभी मित्र कृपया वीडियो को पूरी अवश्य देखा करें। क्योंकि मैंने देखा है मित्रों, कुछ मित्र आते हैं, कमेंट करते हैं, हेलो मैम, नमो नमः बोलते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो मित्रों, आपको आकर केवल कमेंट नहीं करना है और नमो नमः बोलकर जाना नहीं है मित्रों। क्योंकि जो भी आपकी कक्षाएं चल रही हैं वो आपके टेट, सुपर टेट, टीजीटी, एलटी और किसी भी स्टेट से संबंधित हो, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, एमपी हो, यूपी हो, सभी राज्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं मित्रों। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि केवल कमेंट करके आप लोग चले मत जाइए, कृपया उस वीडियो को पूरा देखिए। और फिर भी यदि आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई संशय होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर आपको अगली वीडियो में अवश्य देंगे। ठीक है मित्रों, तो सभी मित्र कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखा कीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक अवश्य किया कीजिए। और वीडियो के अच्छे लगने पर आप सभी मित्रों, अपने मित्रों को भी चैनल का लिंक शेयर कीजिए और उनको भी हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए अवश्य बोलिए। ठीक है मित्रों, तो हम लोगों ने, जैसे कि कल हमारी जो व्याकरण की कक्षा द्वितीय विभक्ति चल रही थी उसमें हम लोगों ने अकथितम च सूत्र का अध्ययन किया था मित्रों। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो द्वितीय विभक्ति के और जो सूत्र हैं, आज हम उन सभी सूत्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग जिन सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं मित्रों, उनमें हमारा जो सूत्र आता है, क्योंकि हम लोगों ने कर्तुरी ईप्सितम, कर्म, कर्मणि द्वितीया, अकथितम च, इन सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। और जो इसके अतिरिक्त हमारे द्वितीय विभक्ति के सूत्र हैं उनको हम पढ़ते हैं मित्रों। तो उसमें जो हमारा अगला सूत्र है वो है अधि, अधि सींग स्थासाम, अधि सींग स्थासाम कर्म। ठीक है मित्रों, अधि सींग स्थासाम कर्म। अब जैसे कि हम अगर इसको सीधा सीधा आपको अर्थ बताना चाहें तो बहुत सिंपल है, लेकिन मित्रों मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हम जिस भी सूत्र को डिफाइन करें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए और उसकी एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो हम इसकी सीधी व्याख्या ना करके आपको बहुत अच्छे से और सिंपल तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आप सभी को वीडियो सूत्र बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मित्रों, इसमें जो सूत्र में सबसे पहला शब्द जो दिया है हमारा अधि, हम सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। जो हमारा अधि इसमें दिया है ये क्या है मित्रों? ये हमारा जो अधि है ये हमारा उपसर्ग है, उपसर्ग है। ठीक है, अभी आपको हम केवल इतना बता देते हैं कि जो हमारे उपसर्ग हैं, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, जिनमें से एक उपसर्ग आपका अधि भी आता है। बाकी की जो हमारे 22 उपसर्ग हैं इनका अध्ययन हम किसी दिन जब उपसर्ग या प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे उस समय इन सभी उपसर्गों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम सिर्फ इतना ही आपको बताते हुए चलते हैं कि उपसर्गों की संख्या 22 है, जिनमें से जो हमारा अधि है ये एक उपसर्ग है। ठीक है मित्रों, अगला हम देखते हैं जो हमारे इसमें और अन्य शब्द जुड़े हुए हैं। जैसे सिंह धातु जो हमारी जुड़ी, ये जो हमारी सिंह धातु है इसका अर्थ होता है सोना, सोना। ठीक है मित्रों, अगली जो हमारी धातु है वो है स्था, स्था माने होता है ठहरना, ठहरना या रहना। ठीक है मित्रों, अगली जो हमारी धातु है वो है आस, और आस का जो अर्थ होता है मित्रों वो होता है बैठना।
ठीक है मित्रों, अब हम ये भी क्लियर कर दें, कुछ मित्र हमारे ऐसे होते हैं, यदि हम उनको बोलते हैं कि सिंह माने जो सिंह धातु है उसका अर्थ सोना होता है, तो कुछ लोग उसको सोना अर्थात जो गोल्ड होता है उससे अर्थ ले जाते हैं। मित्रों ये वो सोना नहीं है, ये शयन क्रिया वाला सोना है, अर्थात जो सोते हैं हम लोग रात में जो सोते हैं उसी शयन के विषय में यहाँ बोला गया है कि जो हमारी सिंह धातु है वो सोना है। ठीक है, जैसे हम रात में जो सोते हैं उसी को यहाँ सोना बोला गया है। ठीक मित्रों, तो अब धातुएं क्यों बोली गई, क्योंकि जो हमारे धातु रूप अर्थात जो क्रियापद होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनको मित्रों हम धातु भी कहते हैं, तो इसीलिए इनको हम धातुएं बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने बताया हमारे जो शब्द लिखे हुए हैं, अधि हमने बता दिया आपको, अधि इसमें से उपसर्ग है, सिंह स्था आस, यहाँ जो मित्रों आस स्था के साथ में आस जो दिया है, आस और स्था इन दोनों के बीच में मित्रों दीर्घ संधि हो रखी है, तो जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे अर्थात भिन्न करेंगे तो स्था और आस दोनों भिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो सिंह माने होता है सोना, स्था माने होता है ठहरना और आस माने होता है मित्रों बैठना। ठीक है मित्रों, तो जो हमारी ये तीन धातुएं हो गई हैं, इनसे पूर्व, इन धातुओं से पूर्व, इन धातुओं से पूर्व जब हम क्या लगाते हैं मित्रों, ये जो हमारा अधि उपसर्ग दिया है, ठीक है, पूर्व अधि उपसर्ग लगाते हैं, अधि उपसर्ग, उपसर्ग जोड़ते हैं या हो। ठीक है, इन धातुओं से पूर्व यदि अधि उपसर्ग हो तो क्या हो जाता है मित्रों, तो जो हमारा आधार होता है, आधार, तो जो आधार होता है उस आधार की क्या हो जाती है मित्रों, कर्म संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा, आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, आप लोगों ने क्लियर किया। मैंने अभी क्या बोला, जो हमारी तीन धातुएं दी हैं, सिंह माने सोना, स्था माने ठहरना और आस माने बैठना, इन तीन धातुओं से पूर्व यदि हम कोई वाक्य बनाते हैं और उनमें इनमें से कोई सी भी एक धातु दी गई हो और उन धातुओं से पूर्व मित्रों वाक्य बनाते समय यदि हम उन धातुओं से पूर्व क्या जोड़ देते हैं, अधि उपसर्ग को वहां लगा देते हैं या अधि उपसर्ग वहां होता है, तो क्या हो जाता है मित्रों, जो हमारा आधार होता है, ठीक है, जो आधार होता है उस आधार की मित्रों, आधार अर्थात अधिकरण संज्ञा ना होकर, सप्तमी विभक्ति ना होकर वहां पर मित्रों उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अब जब कर्म संज्ञा हो गई है तो मित्रों वहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा कर्म कारक है वो द्वितीय विभक्ति का कारक होता है। अब आपने देखा इस सूत्र में ही पूरा अर्थ इस सूत्र में ही मित्रों दिया गया है, जैसे अधि उपसर्ग पूर्व, क्योंकि इन तीनों धातुओं से पहले ही अधि उपसर्गों को यहाँ लिख दिया गया है। आप सूत्र को भी देखिए, इसमें सिंह धातु है, स्था धातु है, आस धातु है। ऐसा भी हो सकता था कि अधि उपसर्ग को हम किसी भी बीच में किसी भी धातु के बाद दे सकते थे, किंतु क्या हुआ है मित्रों, इन तीनों धातुओं से पूर्व हमने अधि उपसर्ग को रखा है। तात्पर्य क्या हुआ कि यदि जब हम वाक्य बनाते हैं तो धातुओं से पूर्व ही हम अधि उपसर्ग का विधान करेंगे, और यदि इन धातुओं से पूर्व मित्रों अधि उपसर्ग जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, उसमें आधार की जो है वो कर्म संज्ञा हो जाती है। तो आपने देखा इस सूत्र ने अपने अर्थ को स्वयं ही प्रकट कर दिया है कि अधि उपसर्ग पूर्व सिंह स्था आस धातु की क्या हो जाती है मित्रों, कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंह माने सोना, स्था माने ठहरना, आस माने बैठना, ये जो हमारी तीन धातुएं हैं, इन धातुओं से पूर्व यदि हम अधि उपसर्ग जो हमारा दिया है इसका विधान करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो उस मित्रों उस वाक्य में जो हमारा आधार है उसकी क्या हो जाएगी मित्रों, कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसके जो अर्थ को हमने क्लियर कर लिया, तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा भी क्लियर करा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मित्रों होता है आचार्य, आचार्य आसनम, आसन पर, आसन पर बैठते हैं, बैठते हैं। ठीक है मित्रों, आचार्य आसन पर बैठते
हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो हमारे आचार्य हैं वो हमारे कर्ता हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो आसन है, आसन पर क्या कर रहे हैं, आचार्य बैठ रहे हैं। तो जो बैठना है वो हमारे इन तीन धातुओं में से एक धातु है जो कि है आस, ठीक। अब जब आस धातु है तो हमने क्या किया मित्रों, हम अब जो हमारा जिस पर आसन पर बैठे हुए हैं, जो हमारा आधार था, क्योंकि जो हमारे आचार्य हैं वो बैठे हुए हैं, किस पर बैठे हुए हैं, आसन पर। तो आसन क्या है मित्रों, आसन जो है वो आधार है, क्योंकि जो आचार्य बैठे हैं वो किस पर बैठे हैं, आसन पर, और इसीलिए आसन क्या हो गया, उसका आधार हो गया। तो इस आधार की क्या हो जाएगी मित्रों, अधिकरण संज्ञा ना होकर, कब, जब हम इस धातु से पूर्व अधि उपसर्ग को लगाते हैं तब इस आसन की अधिकरण अर्थात सप्तमी विभक्ति ना होकर इसमें मित्रों द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक हो जाएगी, इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो हम इसको बना लेते हैं। तो इसका जो संस्कृत बनेगा, संस्कृत में अनुवाद होगा वो क्या हो जाएगा, आचार्य। अब आसन में क्या हो जाएगी, हमने अभी आपको बताया कि उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो हो जाएगा आसनम, आसनम। अब बैठते हैं तो अध्यास्ते, अध्यास्ते, ठीक है मित्रों। तो क्या हो जाएगा, अध्यास्ते, क्योंकि आस धातु है, आस धातु से पूर्व मित्रों हमने यहाँ अधि उपसर्ग लगाया है। अब जिन मित्रों को संस्कृत ज्यादा नहीं आती है वो लोग इस चीज में कंफ्यूज मत होइए कि अधि उपसर्ग, क्योंकि अधि के साथ हमने आस धातु को जोड़ा है तो यहाँ हमारी यड़ संधि हो गई है, इसलिए जो इसका रूप बना है मित्रों वो अध्यास्ते हो गया है। किंतु यदि हम इसका दूसरा रूप बनाना चाहें तो यहाँ अधितिष्ठति भी हो जाएगा, अधितिष्ठति, ठीक है मित्रों। जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैंने ये रूप भी लिख दिया कि अधि उपसर्ग, क्योंकि आस धातु जो होती है उसके रूप तिष्ठति करके भी चलते हैं, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तो आप इस रूप को भी लगा सकते हैं। तो जो हमारा वाक्य बन जाएगा वो हो जाएगा आचार्य आसनम अध्यास्ते। अब क्योंकि अधि उपसर्ग के बाद हमने आस धातु को जोड़ा है तो यहाँ पर यड़ संधि हो गई है, इसीलिए जो इसका रूप बना वो अध्यास्ते बन गया है, ठीक है मित्रों। तो जो हमारा आधार था इसकी क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई है, ठीक है। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो उस दूसरे उदाहरण के द्वारा भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी तख्त पर, तख्त पर सोता है, तख्त पर सोता, सोता है, ब्रह्मचारी तख्त पर सोता है, ठीक है। इसका जो हो गया वो ब्रह्मचारी तख्त पर सोता है। अब इसमें भी मित्रों क्या है, जब हम देखते हैं तो हमारा जो कारक चिन्ह दिया है वो सप्तमी विभक्ति का है। जैसे हमने अभी दिन कारक जब आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था मैं पे पर जो होते हैं वो सप्तमी विभक्ति के कारक चिन्ह होते हैं। तो ब्रह्मचारी तख्त पर सोता है, हमारा जो कारक चिन्ह है वो भी सप्तमी विभक्ति का हो गया है, ठीक है। और वैसे भी हम देखें तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो रहा है, किंतु हम क्या करेंगे, और जो जिस पर ब्रह्मचारी सो रहा है वो क्या है मित्रों, आधार है, और आधार की अधिकरण संज्ञा हो जाती है। किंतु इसमें क्या बोला गया है, क्योंकि जो सोता है वो यहाँ आ गया सींग धातु। तो जब सींग धातु आ गई है और जब हम इसको परिवर्तित करेंगे या रूप इसका बनाएंगे तो उस सींग धातु से पूर्व यदि हम अधि उपसर्ग लगाते हैं, अधि उपसर्ग यदि हम उसके साथ जोड़ देते हैं तो इस आधार की क्या हो जाएगी, इस आधार की मित्रों कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो जो इसका वाक्य बनेगा संस्कृत में, जो इसका अनुवाद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। अब तख्त की संस्कृत होती है काष्ठपीठ, और इसकी हम कर्म संज्ञा करेंगे तो इसमें हम जब द्वितीय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, काष्ठपीठम, काष्ठपीठम, और अधिशेते, अधिशेते,
अधिशेते, ब्रह्मचारी काष्ठ पीठम अधिशेते, अर्थात ब्रह्मचारी तख्त पर सोता है। ठीक है, तो आपको ये वाला सूत्र क्लियर हो गया होगा कि ये जो तीन धातुएं हैं इनसे पूर्व यदि हम अधि उपसर्ग लगाते हैं तो मित्रों उस आधार की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। किंतु यदि हम इसमें अधि उपसर्ग नहीं जोड़ेंगे तब रूप हमारा कैसा बनेगा, तो उसको भी हम बता देते हैं आपको, जिससे कि आपको यदि इसका दूसरा रूप दिया हो तो आप वहां कंफ्यूज ना हो। तो यदि हम इसमें कर्म अधि उपसर्ग नहीं लगाएंगे तो कर्म संज्ञा ना होकर इसकी अधिकरण अर्थात जो सप्तमी व्यक्ति है वही लग जाएगी। तो इसका जो रूप बनेगा या वाक्य बनेगा वो हो जाएगा हमारा ब्रह्मचारी काष्ठ पीठे, पीठे अर्थात सप्तमी व्यक्ति अधिकरण कारक, तो अधिशेते शेते। ठीक है, ब्रह्मचारी काष्ठ पीठे शेते या शयति, या शयति। ठीक है, तो इसके दोनों रूप बन जाते हैं मित्रों। यदि हम अधि उपसर्ग का विधान करते हैं तब आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, किंतु यदि हम अधि उपसर्ग का विधान नहीं करते हैं तब इसकी अधिकरण संज्ञा ही होगी। और अधिकरण संज्ञा होने पर मित्रों इसमें क्या रहेगा, इसमें हमारा सप्तमी विभक्ति ही रहेगा। ठीक है मित्रों, तो इसके जो दोनों रूप है वो दोनों ही रूप सही है और ये सूत्र आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अगला सूत्र जो है मित्रों हम उसके विषय में भी अध्ययन कर लेते हैं। तो अगला जो हमारा सूत्र है वो है, अगला सूत्र है हमारा अभिनिविष्च, अभिनिविष्च। ठीक है, ये जो हमारा अगला सूत्र है मित्रों वो है हमारा अभिनिविष्च। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे उपसर्गों की संख्या 22 है, उनमें से इस सूत्र में भी मित्रों कुछ हमारे जो उपसर्ग हैं उनका वर्णन किया गया है। तो इसमें कौन कौन से दिए हैं, एक है हमारा मित्रों अभि और दूसरा है नि। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या है, उपसर्ग हैं। और साथ में इसमें जो धातु दी गई है वो धातु है मित्रों विस धातु, जिसका अर्थ होता है प्रवेश करना, प्रवेश करना। या फिर दूसरा अर्थ भी इसका कुछ होता है, दूसरा अर्थ जो है वो दृढ़ता पूर्वक लगे रहना या फिर प्रवेश करना, दोनों ही अर्थ इस विस धातु के होते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं कि इस सूत्र में क्या बोल रहा है मित्रों कि विष धातु से पूर्व क्या करते हैं हम, अभी। अब यहाँ चा भी लगा हुआ है, चा का तात्पर्य क्या है, चा का अर्थ हो गया कि अभी और नी दोनों, अभी और नी, यहाँ और शब्द को जोड़ दिया है कि हम क्या करते हैं मित्रों, विस धातु से पूर्व यदि अभी और नी दोनों उपसर्गों को लगा देते हैं तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर भी मित्रों आधार जो है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया कि विस धातु का अर्थ होता है प्रवेश करना, और विस धातु से पूर्व यदि हम लोग अभी और नी दोनों उपसर्गों को जोड़ देते हैं तो उस आधार की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। इसका भी एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और जो उदाहरण है उसको हम जान लेते हैं। जैसे सज्जन, सज्जन सन्मार्ग पर प्रवेश करते हैं। ठीक है मित्रों, कि जो सज्जन है वो सन्मार्ग पर प्रवेश करते हैं। अब जैसे कि सन्मार्ग पर प्रवेश करते हैं तो यहाँ भी मित्रों आधार हो रहा है, यानी कि सन्मार्ग के बाद में अगर आप कारक चिन्ह देखते हैं तब भी यहाँ पर दिया है, और जो पर है वो हमारे अधिकरण यानी में पे पर जो चिन्ह है वो सप्तमी विभक्ति अधिकरण के कारक चिन्ह है। तो यहाँ कारक चिन्ह के आधार पर भी सन्मार्ग का आधार हो रहा है। साथ ही यदि हम इसको वैसे देखते हैं तो सिंपल तरीके से भी हमें मालूम पड़ रहा है कि जो सन्मार्ग है वो हमारा आधार है। किंतु ये क्या बोल रहा है, ये जो सूत्र हमारा अभिनिविष्च ये क्या बोल रहा है कि विष धातु यहाँ आ गई, प्रवेश करना अर्थात विष धातु आ गई, और विष धातु से पूर्व जब हम क्या जोड़ते हैं मित्रों, अभी और नी दोनों उपसर्गों को, क्योंकि ये चा भी लगा है, चा का तात्पर्य हो गया कि अभी और नी।
दोनों एक साथ ही जुड़ेंगे। तो हम जब दोनों उपसर्गों को विष धातु से पूर्व जब जोड़ देंगे तो जो हमारा सन्मार्ग है उसकी आधार न होकर मित्रों क्या हो जाएगी, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो जो इसका रूप बनेगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि सज्जन जो है सज्जन की हो जाती है संतः, तो इसका जो संस्कृत, क्योंकि सज्जन जो हमारे वो करता है, तो संतः सन्मार्गम, सन्मार्गम। ठीक है मित्रों, सन्मार्गम हो जाएगा। और क्योंकि हम विष धातु से पूर्व क्या लगा रहे हैं, अभी और नी दोनों ही उपसर्ग जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अभी निविशन्ते, अभी निविशन्ते, निविशन्ते। क्योंकि जो हमारे सज्जन है वो बहुवचन है, इसलिए इसका जो रूप बनेगा वो उसमें क्रिया जो लगी है हमारी वो भी बहुवचन की है। तो क्या हो गया मित्रों, संतः सन्मार्गम अभिनिविशन्ते। अब आपने देखा कि विष धातु से पूर्व हमने क्या जोड़ा है, इसमें अभि और नी दोनों ही उपसर्गों को मित्रों जोड़ दिया है। और विष धातु से पूर्व जब हमने दोनों ही उपसर्गों को यहाँ लगा दिया है तो इस जो सन्मार्ग में आधार था, जिसकी आधार संज्ञा होनी थी, उसकी आधार ना होकर मित्रों क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई है। ठीक है मित्रों, तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने जाना कि हमने अभी तक 2 सूत्रों को पढ़ लिया है, तो उन दोनों ही सूत्रों में आप सभी को सारी चीज क्लियर हो गई होगी। और यदि आपको कोई भी डाउट किसी भी चीज को लेकर हो रहा है तो मित्रों आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया कीजिए, जिससे कि, क्योंकि हम आप सभी के कमेंट देखते रहते हैं, चेक करते हैं, और कमेंट जिस तरीके से जो भी कोई व्यक्ति हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसका हम हल आप सभी को अवश्य देना चाहते हैं। तो आपकी जो भी समस्या हो किसी भी टॉपिक या किसी भी सूत्र, किसी भी प्रकरण से लेकर के, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही साथ मित्रों वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए, और चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कल की वीडियो में जो हमारे द्वितीय व्यक्ति के अन्य सूत्र रह गए हैं उनको लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तो आप लोग कृपया अध्ययन करते रहिए और डेली प्रतिदिन हमारी वीडियो के साथ अवश्य जुड़िए। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः मित्रों।